नमस्कार, मैं मितानंद आप सभी का टॉपर्स एंड रैंकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्लास की ये अंतिम क्लास है। ठीक है, इससे पहले हम लोग जितने भी क्लास पढ़ चुके हैं, आज सिंधु घाटी सभ्यता की ये अंतिम क्लास है। इससे पहले शायद हमें विश्वास है कि उसको पूरी तरह से आप लोग पढ़ लिए होंगे, क्योंकि एग्जाम में वो जितने भी क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, जितने भी पार्ट पढ़ चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, वो हर पार्ट से क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछा जाता है। इसलिए उसको तो पढ़ ही लेना है। और आज ये अंतिम क्लास है, यानी आज सिंधु घाटी सभ्यता की विदाई होने वाली है। तो ऐसे कहा गया है कि अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट्स एंड्स वेल। तो अंत भला तो सब भला, तो इसको और अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, समझ गए ना। उसके बाद हम लोग कल क्या करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और जिस भी क्वेश्चन को एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है, वो सभी क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और वो सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है उसको देखेंगे कि जो हम लोग पढ़ चुके हैं उससे मिलता है या नहीं मिलता है, ये भी हम लोग देखेंगे। जो हम लोग पढ़ चुके हैं, हम क्या बताए थे, अभी तक ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हो जिसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जब पूछा जाएगा, जो पूछा जा चुका है, हम जो ये पढ़ा चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जितना भी चार या आज की ये 5वीं क्लास होगी, वो इतना सब पढ़ लेने के बाद ये गारंटी के साथ कर सकता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो मात्र 5 क्लास में, आधे आधे घंटा क्लास में, 40 मिनट की क्लास में आपको क्वेश्चन अगर गारंटेड हो जाएगी, यहाँ से क्वेश्चन नहीं हट सकता है, तो आपका ये चीज़ तो निश्चित है, यहाँ से क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता है। उसको हम लोग क्या कर लेंगे, अच्छे तरीके से उसको अपने माइंड में सेटअप कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे तो हम लोग पढ़ चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। फिर से थोड़ा सा इसको और हम लोग पढ़ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो 3 जगह में थे, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। क्योंकि जब हमारे भारतीय महाद्वीप एक हुआ करते थे, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान सभी भारतीय उप महाद्वीप के अंतर्गत ही थे। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ और अफगानिस्तान अलग हो गए, पाकिस्तान अलग हो गए, तो उस परिप्रेक्ष्य में देखना है कि अभी जो स्थिति है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भकालीन स्थल की जो विस्तार है वो तीनों देशों में कहाँ कहाँ पे है। तो 3 देश में क्वेश्चन अगर पूछेगा कि इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ हुआ था, तो उसमें एक कंट्री दे देगा, तो उसमें 3 कंट्री ऐसा दे देगा जहाँ नहीं हुआ था, एक कंट्री दे देगा जहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता का वहाँ पे विस्तार हुआ था। तो 3 कंट्री में इसका विस्तार हुआ था, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस किस स्थल से कहाँ कहाँ इसका विस्तार हुआ, किस किस जगह पे इसका विस्तार हुआ है। तो भारत में जिसका विस्तार हुआ है ये पंजाब में हुआ, हरियाणा में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, गुजरात में हुआ है, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओके, और जम्मू कश्मीर में। ये सभी हम लोग पंजाब में किस किस स्थल का खोजा गया है, हर एक जगह में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान में देखिए कहाँ कहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ है। ये पंजाब प्रांत, देखिए पंजाब भारत में भी है, पंजाब पाकिस्तान में भी है, समझ गए ना। तो पाकिस्तान के भी पंजाब प्रांत में, सिंध प्रांत में और बलूचिस्तान प्रांत में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, कि ये जगह है। तो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ हो गया, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान प्रांत, 3 जगह में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है।
अफगानिस्तान में दो जगह हुआ है, एक है सोर्तुघाई एवं मुंडीगाक। इसका नाम सोर्तुघाई कहाँ का, जहाँ जहाँ अलग अलग कहीं कहीं मिलेगा, तो इसको यहाँ पे घाई याद रखे, घाई हर जगह है, यहाँ पे जो है डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन घाई तो सोर्तुघाई एक जगह है एवं मुंडीगाक, ये अफगानिस्तान में ये दो जगह है जहां पे कि सैंधव-कालीन स्थल खोजा गया है। तो ये हमारे 3 देश में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल का विस्तार है। तो टोटल ये एरिया कितना कवर क्या है, लगभग 12,99,660 वर्ग किलोमीटर, करीब करीब इसको 13 लाख वर्ग किलोमीटर में हम लोग इसको याद रखते हैं। और इसकी आकृति कैसी थी, त्रिभुजाकार थी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, एकदम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है ज्यादातर, ये वाला अपना भारत के, कहीं अगर कुछ नहीं दिया रहेगा, कोई भी देश का जिक्र नहीं किया रहेगा, तो अपना भारत देश का ही ये वाला याद रखिएगा, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। ओके, हाँ, अब आइए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मुख्य व्यवसाय, बिजनेस कहिए, तो ऐसे में तो एक पशुपालन भी था, पशुपालन करके भी वो अपना उसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन भी था। लेकिन एग्जाम में जो पूछा गया, एक एसएससी में एक बार इसको पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधव-कालीन सभ्यता के जो भी था उसका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो उसके ऑप्शन में पशुपालन भी था, व्यापार भी था। तो एसएससी ने उसको व्यापार माना गया, एसएससी के द्वारा व्यापार को ही उसको मुख्य व्यवसाय माना गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार, याद रखिएगा, पशुपालन नहीं, व्यापार। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधु सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से में ही हुआ है, कपास का, ठीक है ना। सर्वप्रथम कपास का जो उत्पादन हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये भी देखिए, जितना भी हम पढ़ा रहे हैं ये सभी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो कॉन्सेप्ट को याद रखिए। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधु सभ्यता के ही समय हुआ है। अब देखिए, जो मोहनजोदड़ो हम लोग पढ़े थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सभी जगह पढ़े हैं ना, सैंधव-कालीन स्थल है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों की टीला, माउंड ऑफ डेड, माउंड ऑफ डेड। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हुआ, मृतकों की टीला, जिसको कि माउंड ऑफ डेड कहते हैं, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों फेमस है, क्यों हम लोग उसके बारे में जान रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे मुख्य रीजन क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसिद्ध है अपने नगर नियोजन के लिए, नगर नियोजन के लिए। चूंकि आज से समझ रहे हैं ना, आज से कई हजार वर्ष पहले ही सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही नगर का जो है विकास हो चुका था। तो उस समय के नगर का जो विकास हुआ था, मनुष्य असंभव हो गया था। अभी भी उतना जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो नगर का विकास था, जो नगर का नियोजन था, तो उस समय का जो स्थिति था सिटी स्थापित करने का, वो तरीका अभी भी विकसित नहीं हुआ है जो उस समय था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने का ये इंटरेस्ट दिखाया और उसको सिलेबस के अंदर दिया गया। किसी के बारे में, हिस्ट्री में क्या होता है, वो चीज़ के बारे में जानकारी, अच्छी जानकारी प्राप्त करना, तो वही चीज़ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो प्रसिद्ध किस लिए था, नगर नियोजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से। चांदी, सबसे पहले जो चांदी का जो साक्ष्य मिला, चांदी का जो साक्ष्य मिला सर्वप्रथम हड़प्पा संस्कृति से, अर्थात सैंधव सभ्यता से ही, सैंधव सभ्यता में ही सबसे पहले चांदी का साक्ष्य मिला है। चांदी का जो प्रथम साक्ष्य मिला है वो हड़प्पा संस्कृति से ही मिला है, चांदी का, समझ गए। लोहे से परिचित नहीं थे लेकिन चांदी से परिचित थे सैंधव कालीन सभ्यता के लोग।
हड़प्पा संस्कृति के लोग। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से सैंधाबासी किससे परिचित थे, तो ऑप्शन दे देगा चांदी से, चांदी याद रखिएगा, लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, यहां था कि परिचित थे चांदी से, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं था किससे, लोहे से परिचित नहीं था। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे का वहां पे उस समय खोज नहीं हुई थी सिंधु सभ्यता के समय। ठीक है, उस समय सोने से परिचित थे, चांदी से परिचित थे, तांबे से तो पहले ही परिचित थे, क्योंकि आज ऐतिहासिक काल के समय के शुरुआती स्टेज में ही तांबा मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जो धातु का सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया, तांबे का। तो तांबा से पहले परिचित थे, चांदी हो गया, सोना हो गया, ठीक है ना, ये सभी चीजों से परिचित थे। ओके, तो परिचित किससे नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे के बारे में उनकी कोई जानकारी नहीं थी, लोहे की खोज उस समय तक नहीं हुई थी। लोहे की खोज वैदिक सभ्यता में होता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। उन्नत जल प्रबंधन, जल का जो वाटर मैनेजमेंट का जो एक सिस्टम अच्छी तरीके से, ठीक है, हाईटेक जो है वाटर मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, ये उस समय जो पानी का जो जल का जो प्रबंधन कर, पानी का जो एक मैनेजमेंट हुआ करता था, बहुत ही शानदार तरीके से पानी का मैनेजमेंट करता था। खेतों की सिंचाई के लिए, पीने के लिए, पशुपालन करने के लिए, वो जो कि अभी जो हम लोग बांध देख रहे हैं, डैम देख रहे हैं इधर, वो उसी समय वो सब इससे अच्छा तरीके से जल का प्रबंधन करते थे। तो ये जो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का जो सबूत मिला है, ये कहां से मिला है, धौलावीरा से। कहां से मिला है, धौलावीरा से। गुजरात में धौलावीरा है, समझ गए ना। तो धौलावीरा से हमें उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की देखने के लिए मिलता है, इसके बारे में। नेक्स्ट है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई की प्रभारी। देखिए, प्रभारी जो उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय के जो प्रभारी थे, जो कहा जाए कि महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे ये सब खुदाई का, तो उसमें जो प्रभारी थे खुदाई का, वो जॉन मार्शल थे। हड़प्पा, देखिए, एक होता है खुदाई करता या खोज करता, कहिए खुदाई करता या खोज करता। तो खुदाई करता अलग है, राय बहादुर दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो का रखालदास बनर्जी, लेकिन प्रभारी जो था वो जॉन मार्शल थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई की प्रभारी जॉन मार्शल। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, प्रभारी अलग है, खुदाई करता अलग है, खोज करता अलग है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ सिंबल मिला है, कुछ चिन्ह मिला है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। और तीनों सिंबल, जितना भी सिंबल हम लोग पढ़ेंगे, कहीं न किसी के रूप में सिंबल है, चिन्ह है, वो चूंकि कंफ्यूज करते जाता है और क्वेश्चन उसको बदल के पैटर्न, अगर मान लीजिए कि एग्जाम जो होता है ना, पैटर्न को चेंज जो करता रहता है, तो यही क्वेश्चन का पैटर्न यही चेंज कर देता है। देखिए किस प्रकार का है, समझिएगा। कह रहा है, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए। ईंट, जो समय जो ईंट था, पका हुआ ईंटा, देखिए आग में भी पका हुआ ईंटा उस समय तैयार होता था और धूप से भी पका हुआ ईंटा तैयार होता था। तो वो जो ईंट थे, उस ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। उस ईंट में जो है निशान मिला, जैसे मान ले, देखिए अभी भी जो ईंट तैयार होता है तो अपना अपना कोई सिंबल दिया रहता है, किसी का कंपनी का नाम है, किसी का कुछ भी, जो भी चीज है। तो उस समय का जो लिपि था, भाव चित्रात्मक था, पिक्टोग्राफ था, उस समय लिखने की कला नहीं थी। पिक्टोग्राफ पिक्चर के रूप में लिखता था, लिखने की कला था, लेकिन वो चित्रकारी के रूप में होता था। तो वही जो है उस समय के ईंटों पर क्या देखने के लिए मिला है, उस समय की ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान।
अभी भी देखिएगा, बिल्ली को जहां देखते हैं कुत्ता उसके पीछे झपट्टा मारते हैं, अभी मारते हैं ना। तो ये ऐसा नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ है ऐसा चीज, ये तो वो तो नेचर कॉलिंग है, वो नेचर कॉलिंग है, ठीक है ना, कि बिल्ली को जहां देखेंगे कुत्ते वो उसके पीछे झपट्टा मारते हैं। हालांकि अब तो जो घरेलू कुत्ते जो पालते पोसते हैं और बिल्ली सब साथ ही रहते हैं, हम उसका बात नहीं मानते हैं, जो नेचर का है उस पे। अभी तो कहीं कहीं शेर भी है और बगल में गीदड़ भी रह रहे हैं, समझ गए ना। सांप और नेवला भी एक साथ रहते हैं, वो छोड़िए एक्सेप्शन है, उसमें ध्यान नहीं देना। लेकिन मोस्टली जहाँ कुत्ता और बिल्ली देखेंगे तो झपट्टा मारबे करेंगे, ठीक है। तो ये सिंबल मिला है, तो ये कहाँ पे मिला है? चन्हू दड़ों में। चन्हू दड़ों में ईंट पर मिला है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान, पंजा का निशान है, बिल्ली भाग रहा है और वो पंजा का निशान है कुत्ते के पंजों का, चन्हू दड़ों में। पाकिस्तान में स्थित है चन्हू दड़ों, ठीक है। नेक्स्ट, चोंच में मछली दबाए चिड़िया। चोंच में मछली दबाए चिड़िया, वृक्ष पर जो है वो नदी के किनारे वृक्ष है, उस वृक्ष पर चिड़िया नदी से मछली पकड़ के चोंच में मछली दबाए हुए हैं और पेड़ के नीचे खड़े लोमड़ी का चित्रांकन। कहानी भी सुने होंगे कि नदी के किनारे वृक्ष पर पक्षी जो है वो मछली पकड़ा हुआ है भोजन के लिए, अपने खाने के लिए, और लोमड़ी जो है उसके नीचे है, वो उसको खाने के लिए कुछ अपना बुद्धि का यूज करता है। अब वो कहानी बड़ा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा तो क्या कहानी है, समझ गया ना। तो वही है, तो वो जो चीज दिया गया है कि चोंच में मछली दबाए चिड़िया, चिड़िया जो है चोंच में मछली दबाए हुए हैं और उस पेड़ के नीचे खड़े लोमड़ी का चित्रांकन। ये कहानी जानते हैं किसमें? ये पंचतंत्र। पंचतंत्र में जो है, पंचतंत्र जो है एक विष्णु शर्मा जो है ना, चाणक्य कौटिल्य के द्वारा पंचतंत्र की जो रचना की है उसमें ये कहानी है। ये इस जमाने का बात बोल रहे हैं, ठीक है ना, चाणक्य कौटिल्य इधर का, लेकिन ये पंचतंत्र में इधर इसका वर्णन किया गया, लेकिन ये समझो उसी समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही ये चीज देखा गया। तो इसका मिलता है चित्रांकन, कहां पे मिलता है? ये लोथल में मिलता है ऐसा चीज। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल लोथल जो गुजरात में है, इस जगह पे चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़े लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है। वह बनाया हुआ है इस तरह का चित्र सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही, और उसी पर यह कहानी हो सकता है कि विष्णु शर्मा ये पंचतंत्र में लिख दिया है कहानी को, ठीक है। तो लोथल में ये पता लगता है। नृत्य मुद्रा वाली कांस की मूर्ति, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। डांसिंग गर्ल जो है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, लड़की जो है डांस कर रही है और कांसे की मूर्ति है, वो डांसिंग करते हुए कांसे की मूर्ति हमें कहां मिली है? मोहनजोदड़ो में। तो टोटल कितने हो गए? ईंट पर बिल्ली 1, चोंच में मछली दबाए हुए 2, नृत्य मुद्रा वाली कांस की मूर्ति ये कहां मिली? 3, ठीक है ना। तो ये सभी जो है कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, जगह का अलग अलग नाम है। डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए चन्हू दड़ो, यहां भी दड़ो यहां भी दड़ो, 2 को याद कर लीजिएगा। तीसरा चोंच में मछली वाला जो है ना, ये अपना इंडिया में लोथल में जो है कि मिला हुआ है। तो अपना इंडिया में जो लोथल है उस पे ये पंचतंत्र वाला जो कहानी है, चिड़िया के मुंह में मछली है उसके नीचे लोमड़ी है। और ये डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो मोहिनीअट्टम डांस होता है, मोहिनीअट्टम डांस है। तो वही यहीं पे इसी के याद रखने के लिए मोहिनीअट्टम याद रखिएगा, तो डांस का मुद्रा है तो मोहिनीअट्टम हो गया। और चन्हू दड़ो में ये कुत्ते का पंजा मिला है बिल्ली का पीछा करते हुए, याद रखने का ये तरीका हो गया। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक सैंधव स्थल कहां खोजा गया? स्वतंत्र भारत की बात बोल रहे हैं हम, तो ओवरऑल पूरा जो है नहीं बता रहे हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। अब स्वतंत्र जब हमारा देश आजाद हो गया, देश आजाद होने के बाद ये जो जगह है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इसमें कह रहा है सबसे ज्यादा सैंधव कलन स्थल कहां खोजा गया है? तो ये स्वतंत्र भारत में
सबसे अधिक सैंधव स्थल गुजरात में खोजे गए हैं, गुजरात में खोजे गए हैं। मोदी जी के यहाँ गुजरात में सबसे ज्यादा सैंधवकालीन, स्वतंत्र भारत में सबसे ज्यादा सैंधवकालीन स्थल गुजरात में खोजा गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट है, कौन सा फसल इस सभ्यता में नहीं उपजाया जाता था? गेहूं और जौ, कपास, चावल, ये सभी तो हम लोग पढ़ चुके हैं, उपजाया जाता था। लेकिन कौन सा फसल जो हम लोग अभी खाते हैं, उसका यूज करते हैं भोजन के रूप में, लेकिन उस समय नहीं उपजाया जाता था, वो दाल थी। क्योंकि उस समय चावल था, तो चावल हम लोग अभी खा रहे हैं, गेहूं जौ हम लोग अभी भी खा रहे हैं, लेकिन दाल जो हम लोग खा रहे हैं वो उस समय दाल की चर्चा नहीं है, दाल का जो है कि साक्ष्य नहीं मिला है। तो इसका मतलब है जो उस सभ्यता में कौन सा फसल नहीं उपजाया, यानी उसका जब कुछ साक्ष्य नहीं मिला, इसका मतलब है कि वो फसल नहीं उपजाया जाता था। तो दालें जो हम लोग हर एक किस्म की जो दाल है, चना, मसूर, ये सभी जो दालें हैं, ये दालें उपजाया नहीं जाता था, क्योंकि इसका साक्ष्य नहीं मिला है कहीं भी, तो दाल हो गई। नेक्स्ट है, किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता में नहीं था? किस पशु का अवशेष जो है, अवशेष जैसे घोड़ा का अस्थि पंजर मिला, बाकी और जो भी कुत्ता, तो हम लोग का जो है कि बहुत पहले सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी जो था वहाँ पे कुत्ता पशुपालन, सर्वप्रथम कुत्ते को पशुपालन किया, वो हो गया है। बाकी आदि शिव के अंतर्गत जो है एक श्रृंगी यूनिकॉर्न जो उसका मिलता है, ठीक है ना। तो ये सभी जो है, लेकिन इस किसका नहीं था, किस पशु का अवशेष नहीं मिला है? गाय, काऊ का जो है अवशेष नहीं मिला है। गाय का अवशेष, खाने में दाल का अवशेष नहीं मिला है, और पशु में गाय का अवशेष नहीं मिला है। गाय की कोई चर्चा नहीं है, गाय का कोई फोटो नहीं है, गाय का कोई चित्र नहीं है, कोई अवशेष नहीं है, तो गाय का अवशेष नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, गाय याद रखिएगा। कुबड़ वाला सांड है, देखिए कुबड़ वाला सांड है, वो तो गाय से संबंधित है ना। कुबड़ वाला सांड जो है वो उसको पूजा जाता था, लेकिन गाय का कोई अवशेष नहीं है। पता नहीं क्या क्या इतिहासकार को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब जो इतिहास में वर्णित है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे कि हमें हमारा जीवन सफल होगा, जो इतिहास में वर्णित है उसको पढ़ लेना, याद करना, एग्जाम में उसी को जवाब दीजिएगा, आपका दिन सुधर जाएगा, नौकरी चाकरी लेके मौज कीजिएगा। अब क्या है नहीं है दिमाग लगाना है। तो गाय का जो अवशेष नहीं है, हम क्या बताए, कुबड़ वाला सांड का है, उसको पूजा जाता था, लेकिन गाय का अवशेष नहीं है। चलिए, कोई ठीक नहीं है। सिंधु सभ्यता के, हाँ सिंधु, आज इसको छोड़िए, पहले सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। ऐसे 3 काल में है हमारा पूरा काल, पूरा प्राग ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक युग कहिए, आदि ऐतिहासिक काल कहिए, या वो तीसरा ऐतिहासिक काल है। तो हमारा सिंधु सभ्यता जो है ये संबंधित है आदि ऐतिहासिक काल से, युग से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है, और आप भी कोई स्टूडेंट का चेक कर सकते हैं ये क्वेश्चन से। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में बटा था, या कौन सा सैंधवकालीन स्थल 3 भागों में बटा हुआ था? 3 भाग में मतलब क्या हुआ? ऐसे तो सभी सैंधवकालीन स्थल 2 भाग में बटा हुआ था, एक ऊपरी टीला, दूसरा निचला। एक ऊपरी टीला को दुर्ग बोला जाता था, जो ऊपर में रखता था। पश्चिमी टीला, जो पश्चिम जो है सैंधवकालीन हड़प्पा संस्कृति के जो पश्चिमी टीला है वो दुर्ग टीला कहलाता था। वो ऊंचा में, सिटाडेल, ठीक है ना, वो ऊंचे में रहते थे। और दूसरा जो है निचला टीला, तो 2 टीला में दो भाग में बटा हुआ था। ऊपरी टीला दुर्ग और निचला टीला। आम आदमी के लिए निचला टीला में रहते थे, और मुख्य आदमी जितने भी होते थे, व्यापारी, विद्वान, ये सभी जो है विद्वान, व्यापारी, ये सभी दुर्ग टीला में रहते थे। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा जगह था, उसमें 3 टीला था, 3 भाग में। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्टली तो 2 ही भाग में बटा हुआ है, लेकिन धौलावीरा एक ऐसा जगह है जो कि 3 भाग में बटा हुआ था। ऊपरी टीला
और फिर बीच वाली टीला और निचले वाले टीला, ठीक है ना। ऊपरी टीला, बीच वाली, नीचे वाली, इस प्रकार के लोग वहां पे रहते थे धौलावीरा में। मोस्टली पूरा सैंधव स्थल 2 टीला में बटा हुआ है, ऊपरी टीला, निचला टीला। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा जगह है वहां 3 भाग में, मैंने 3 टीला में आदमी रहते थे, ऊपरी, मध्य और नीचे वाली टीला। समझ गए। और एक चीज याद रखिए, पढ़ाएंगे उसको बाद में, कि एक ऐसा जगह था जहां की कोई टीला ही नहीं था, यानी कि उसको कहीं से जो है वो टीला घेरा हुआ नहीं था, बिल्कुल खुला था। समझ गए। ये सभी जगह धौलावीरा में जगह था ना, वो टीला उसके बाद पूरा चारों ओर से घिरा हुआ जगह था। लेकिन एक ऐसा जगह है जो कि उसमें एक भी टीला नहीं था, वो चन्हू दड़ो है, याद रख लीजिएगा। जिसमें एक ऐसा संदर्भ स्थल जिसमें एक भी टीला नहीं है, एक भी टीला नहीं, वो सभी के लिए सब समान है। तो वो चन्हू दड़ो, पाकिस्तान में चन्हू दड़ो। हाँ, एक छोड़ दिए थे यहाँ, सिंधु सभ्यता के विनाश का। देखिए, हर सभ्यता का विनाश हुआ है, हर युग का विनाश हुआ। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, हर युग का विनाश हुआ है। कलयुग का भी विनाश होगा। तो उसमें सिंधु सभ्यता को जो विनाश का जो मुख्य कारण, ऐसे कारण बहुत है। कोई कहता है कि भूकंप आ गया था, कोई कहता ज्वालामुखी हो गया था, कोई कहता था आक्रमण हो गया था, ठीक है ना। लेकिन मुख्य कारण जो है, जो आपके बुक में दिया हुआ है ज्यादातर, वो बाढ़ कहता है कि सब नदी किनारे तो ही बसे थे, विकास, सभ्यता का विकास तो नदी किनारे हुआ है। तो उस समय बोला बाढ़ आ जाने के कारण सभी जो है विनाश मतलब ये क्या हुआ, कुछ बाढ़ में फंस गए और कुछ वहां से बाढ़ के कारण दूसरे जगह पलायन कर गए, उस जगह छोड़ के। जिस सभ्यता में जो विकास हुआ उस सभ्यता को छोड़ के चले गए दूसरी जगह, तो वो सभ्यता खत्म हो गया जो वहां पे थे। बाढ़ के कारण सभी तहस नहस हो गया। अभी देखते हैं जिस प्रकार बाढ़ आता है, कहीं बाढ़ आ गया, उस जगह पूरा क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो वो जगह का क्या बोलते हैं, विनाश हो गया, प्रलय आ गया। तो मुख्य कारण बाढ़ ही था। अब देखिए, हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोग जो है ना, एक जगह से दूसरे व्यापार में उसका मुख्य व्यवसाय थे। तो एक जगह से दूसरे जगह व्यापार करने के लिए वो जाते थे और उधर से सामान, वस्तु विनिमय प्रणाली जो था, यहाँ से हम सूती कपड़ा, कॉटन, सब कुछ वस्त्र ले जाते थे और उधर से हमको जो भी जरूरत होता उधर से लाते थे। तो हमारे यहाँ सूती वस्त्र उधर से ले जाते थे, इधर से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के समय भारतीय उपमहाद्वीप से। और देखिए उधर से क्या क्या लाते थे। और हमारा देश जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय व्यापार जो थे वो कहाँ कहाँ करने जाते थे, किस किस देशों से संबंध था। तो देखिए, सबसे पहले सोना देखिए कहाँ से लाते थे। ये तो कर्नाटक, हमारे ही देश के है, कर्नाटक के कोलार से सोना आयात करते थे। सोना, गोल्ड, ये कर्नाटक के कोलार जगह है, वहां से सोना आयात करते थे। चांदी जो है वो अफगानिस्तान और ईरान, अफगानिस्तान और ईरान से चांदी का आयात करते थे, ठीक है। टीन जो थे वो भी अफगानिस्तान और ईरान, तो टीन और चांदी का जो आयात करते थे वो अफगानिस्तान और ईरान से। संगमरमर जो है, अभी भी फेमस संगमरमर कहाँ का है बताइए तो, राजस्थान से संगमरमर आयात करते थे, समझ गए। तांबा दिखाई दे रहा है, तांबा जो है वो खेतड़ी, राजस्थान के खेतड़ी और बलूचिस्तान और ओमान से। तांबा जो है खेतड़ी, राजस्थान के खेतड़ी और बलूचिस्तान और ओमान से तांबा का आयात करते थे। एक है लैपिस लेजुली, जो लार्ज बर्न मनी कहते हैं, पत्थर के जो है ना, लैपिस लेजुली जो है ये भी अफगानिस्तान से आयात करते हैं। अफगानिस्तान में जगह है बदख्शां जो है वो अफगानिस्तान में एक जगह है बदख्शां, वहां से लैपिस लेजुली, जिसको कि लार्ज बर्न मनी भी कहते हैं, उसको आयात करते थे। स्टेटाइट, ये स्टेटाइट क्या है, ये मोहर, इसको सोप स्टोन बोला जाता है, सोप
स्टोन। ये जो स्टेटाइट, इससे जो है ना मोहर का निर्माण होता है। मोहर जो समय होता था, मोहर का जो निर्माण होता था ये स्टेटाइट से, ठीक है ना। तो ये सेल खड़ी जिसको बोलते हैं, सेल खड़ी जो होता है जिससे कि मोहर बनता था, सेल खड़ी जिसको कि सोप स्टोन, वो मुलायम पत्थर होते थे, ठीक है ना, उस पे चित्र अंकित करते थे, जो भी बता चुके हम लोग। तो मोहर का निर्माण जो होता है यही स्टेटाइट से होता था। ये सोप स्टोन, ये मुलायम पत्थर थे, ये ईरान से आयात करते थे स्टेटाइट का। फिर एक लाजवर्त है। लाजवर्त एक सामान है, वस्तु है, ये मेसोपोटामिया से, एक सभ्यता बताए ना मेसोपोटामिया, तो ये लाजवर्त जो है मेसोपोटामिया से आयात करते थे। गोमेद जो है ये सौराष्ट्र, गुजरात सौराष्ट्र से, वहां से आयात करते थे। सीसा जो है, सीसा ईरान से आयात करते थे। तो ये जो सैंधव कालीन जो सभ्यता, सैंधव कालीन के लोग थे, वो किस किस देशों से व्यापार करते थे? वर्तमान देखिए, एक अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ओमान हो गया, बलूचिस्तान हो गया, और ईरान हो ही गया, मेसोपोटामिया हो गया, ये सभी देशों से व्यापार वो करते थे। समझ गए ना। और ये सभी बता ही दिए। बिना टीले वाला जगह चन्नूदड़ो। और एक इसमें और पूछा जाता है, उसको याद रख लीजिएगा। तो देखिए पढ़ाई, अब ये आज की अंतिम क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता से। इसके बाद आप क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का, जो एग्जाम में पूछा गया है, या कोई ऐसा प्रैक्टिस सेट है जिसमें कि उसको सेट तैयार कीजिए, गूगल में सर्च मारिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, हमने बोल यूपीएससी से लेकर स्टेट पुलिस हो गया, या स्टेट पीसीएस हो गया, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, जैसे जो भी चीज है, आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, किसी में भी अगर सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन सर्च मारिए, और उसके बाद देखिए कि यहां से क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है। एक चीज हम बताए थे, याद आया कि सैंधव कालीन सभ्यता के समय बंदरगाह, ध्यान दीजिएगा, बंदरगाह, पोर्ट, ठीक है, ये कहां पे थे सैंधव कालीन सभ्यता के समय? लोथल गुजरात में। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन इसी को, ये जो बंदरगाह को, और एग्जाम में देखिए किस प्रकार का पूछा जाता है, डॉक यार्ड, हिंदी में डॉक यार्ड, या इसी को गोदीवाड़ा, ठीक है। बंदरगाह को ही डॉक यार्ड कहा जाता है, गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये सभी क्या जगह थे? लोथल। क्या थे? लोथल। क्या थे? लोथल बंदरगाह के ये उस समय पोर्ट, या डॉक यार्ड, या गोदीवाड़ा, ये सभी एक ही है। आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिए। हम सिर्फ यहाँ पे बंदरगाह पढ़ाए थे, उस समय नहीं बता सके थे डॉक यार्ड यही है और गोदीवाड़ा यही है, ये सभी जगह लोथल में है। समझ गए ना। तो ये आज का सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी टॉपिक था, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, ये खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित जो क्वेश्चन आप लोग ढूंढिएगा, ठीक है, नहीं तो कल इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं कि अभी तक जो हम पढ़ा चुके हैं जितने भी पार्ट में, वो कैसा लगा, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को इससे कुछ मिला हो अच्छी चीज़, तो लाइक तो बनता ही बनता है। साथ ही साथ अगर चाहते हैं कि इस प्रकार का नॉलेज, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट और किसी भी आपके सगे संबंधी, भाई बहन, रिलेशन जहाँ भी हो, उसको शेयर भी कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट हैं, अभी देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस प्रकार का जितने भी टॉपिक, जितने भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सभी आप लोगों को इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है। तब तक के लिए आपसे आज विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।